हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में, यानी समझेंगे कि किस तरीके से डेमोग्राफिक फैक्टर्स पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, या पॉपुलेशन के ऊपर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। उन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों और शेयर कर लीजिए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। अगर इमिग्रेशन की बात करें तो क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज करो ये दो पॉपुलेशन है मेरे पास, ये पॉपुलेशन 1 है और ये मान लेते हैं ये पॉपुलेशन 2 है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मान लेते हैं कि पॉपुलेशन 1 के अंदर ओवर क्राउडिंग है। ठीक है, ओवर क्राउडिंग यानी कि बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। ठीक है, और यहां पे मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर बदलाव आ चुके हैं कि लोग यहां पे अब रह नहीं सकते। तो उस केस में क्या करते हैं कि ये जो पॉपुलेशन 1 के जो लोग हैं वो यहां से क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जगह से निकलेंगे और एक ऐसे पॉपुलेशन या एक ऐसे जगह की तलाश करेंगे जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटीज कम हो। ठीक है, और वहां पर क्या है कि रहने के लिए एक प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रेजेंट हो, वहां पे वो रह सके। तो ये क्या कर रहे हैं, एक पॉपुलेशन को छोड़ के दूसरी पॉपुलेशन में जा रहे हैं। तो अब इस पॉपुलेशन के अंदर होगा क्या कि ये बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, इस पॉपुलेशन के लिए क्या होगा कि कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं। तो जब भी कोई बाहर से किसी पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल का जब एडिशन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन बोलेंगे। अब ये जब इमिग्रेशन होगा तो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर अब क्या है, इसका पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होने लग जाएगा, इसके अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी वो भी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि अलग लोग आ रहे हैं। तो जहां पे मान लेते हैं इसकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी पहले कुछ थी, लेकिन जैसे ही बाहर से लोग यहाँ पे आके रहना स्टार्ट कर देंगे तो उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी उसके अंदर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये जो इमिग्रेशन है ये टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। और इमिग्रेशन हम कब देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब बहुत ज्यादा पीक गर्मियां चल रही होती हैं तो उस केस में आप लोग क्या करते हो कि हिली रीजन्स में चले जाते हो, कुछ समय के लिए वहां पे रहते हो और उसके बाद वापस आ जाते हो। ठीक है, कुछ लोग इवन तो ये करते हैं कि सारा ही शिफ्ट वहीं पर ही कर जाते हैं, कहते हैं कि हम सारे काम यहीं से करेंगे, वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर चल रहा है कि वर्क फ्रॉम होम ले लिया और सारा घर बना लिया वहीं पर, और वहीं पर हम रह रहे हैं, उसी एनवायरमेंटल कंडीशन में रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो प्रोसेस हो रहा है कि जहां से एक पॉपुलेशन के अंदर से इंडिविजुअल निकल के दूसरे पॉपुलेशन के अंदर जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को नाम देंगे इमिग्रेशन। इसको क्या नाम देंगे, इमिग्रेशन। सो आई होप आपको इमिग्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। तो इमिग्रेशन क्या है, इमिग्रेशन एक टाइप का परमानेंट, ये क्या है, एक टाइप का परमानेंट या टेम्पररी मूवमेंट है। परमानेंट भी हो सकता है और ये टेम्पररी मूवमेंट भी हो सकता है। किसका, इंडिविजुअल इनटू अ पॉपुलेशन फ्रॉम अनदर एरिया, यानी किसी दूसरे एरिया से किसी पॉपुलेशन के अंदर परमानेंट या टेम्पररी मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। अब इससे होगा क्या कि जैसे इंडिविजुअल का मूवमेंट हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, तो उस पॉपुलेशन का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगा। अब क्योंकि पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है इसलिए इमिग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फैक्टर बोलेंगे। ये एक टाइप का पॉजिटिव फैक्टर है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो जनरली क्या होता है, जो आपने देखा होगा माइग्रेटरी बर्ड्स होती है। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, जब उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा सर्दियां होती है तो वहां से उड़ के यहाँ पे इंडिया के अंदर भरतपुर के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी ये देखने को मिलता है माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स इनटू वार्मर रीजन ड्यूरिंग विंटर्स, यानी बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, मूवमेंट ऑफ फिशेज फ्रॉम डीप सी टू द कोस्टल एरियाज। ठीक है, ये भी क्या है, एक टाइप का इमिग्रेशन का प्रोसेस है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस इमिग्रेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इससे क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अचानक से कोई नए लोग आ जाएंगे तो उनकी जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी या बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है कि ये उन जगहों, जिन जगहों में पहले से
किसी भी तरीके का पॉपुलेशन नहीं था, या मान लेते हैं वो जगह खाली थी, तो उन जगहों पे क्या करेगा, रीपॉपुलेशन में हेल्प करेगा। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पे वो लोग आके बसना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी और रिसोर्सेज यूज को अफेक्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लेते हैं किसी जगह पे पहले लोग नहीं थे, अचानक से वहां पे कुछ लोग आना स्टार्ट कर देंगे, तो उस जगह के जो रिसोर्सेज हैं वो भी धीरे धीरे डिप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं इमिग्रेशन। अब हमने बात किया इमिग्रेशन और अब बात करेंगे इमिग्रेशन। अब ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगेन जैसा भी एग्जांपल लिया कि दो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1 है और ये पॉपुलेशन 2 है। तो अब लोगों ने क्या किया, यहां से इंडिविजुअल निकल के इस पॉपुलेशन में चले गए, तो इस पॉपुलेशन के अंदर तो इंडिविजुअल का एडिशन हो रहा है, लेकिन इस पॉपुलेशन से इंडिविजुअल का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी इस पॉपुलेशन से इंडिविजुअल गायब हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही ये गायब होंगे तो यहां पर क्या है, पॉपुलेशन में कमी आ जाएगी। तो यहां से जब इंडिविजुअल उठ के जब इधर जा रहे हैं तो इस पॉपुलेशन के लिए क्या हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है। इस पॉपुलेशन के लिए क्या हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है, क्योंकि यहां से लोग छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इमिग्रेशन नाम देंगे, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है कि इमिग्रेशन क्या होता है, एक मूवमेंट है इंडिविजुअल का आउट ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी किसी पॉपुलेशन से इंडिविजुअल का बाहर चले जाना क्या कहलाता है, इमिग्रेशन होता है, और वो जाके कहीं और सेटल हो सकते हैं, ठीक है। अब जब भी पॉपुलेशन के अंदर से इंडिविजुअल बाहर जाएंगे तो उस पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा, चीजें कमी आनी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी वहां का जो पॉपुलेशन साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। पॉपुलेशन साइज कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, ये एक नेगेटिव फैक्टर होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सीजनल माइग्रेशन जो हम बर्ड्स के अंदर देखते हैं, डियर के अंदर देखने को मिलता है, ये बात आपको याद रखना है। उसके अंदर लोकस्ट के अंदर स्वार्मिंग का प्रोसेस होता है कि लोकस्ट एक साथ झुंड में ही एकदम मूव करते हैं। ये सारा का सारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इमिग्रेशन का हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इमिग्रेशन को हेल्प करते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं एक बार इसको। अगर हम बात करते हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इमिग्रेशन, तो सबसे पहली बात कि कोई भी किसी जगह को छोड़ के क्यों जाता है, क्योंकि अगर वो जगह ओवर क्राउडेड है, ठीक है, वहां पर रहने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं है, फूड रिसोर्सेज नहीं है, तो उस केस में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल उस जगह को छोड़ेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर वो जगह ओवर क्राउडेड है, ठीक है, ओवर क्राउडेड है और उसके अंदर अगर आप क्या है कंपटीशन देखते हो, तब ये सारी चीजें हो रही होती है, बात आपको याद रखना है। उस पर्टिकुलर जगह में फूड स्कार्सिटी है, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव और सीजनल मूवमेंट्स की वजह से भी आपको इमिग्रेशन देखने को मिल जाता है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। अब पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं, ठीक है। सपोज करो ये एक गिवन एरिया है आपका, ठीक है, ये एक जगह है, इसका अपना एक पर्टिकुलर लैंड एरिया होगा, मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर है, ठीक है, ये मान लेते हैं 100 किलोमीटर स्क्वायर का हमारे पास एरिया है। इस 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, वो क्या कहलाएगा, इस पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिजाइडिंग इन यूनिट एरिया और वॉल्यूम, यानी किसी एक पर्टिकुलर गिवन एरिया या वॉल्यूम के अंदर रहने वाले टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या को वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये मोस्ट बेसिक डेमोग्राफिक फैक्टर है या मेजरमेंट है जो हमें ये बताता है कि कोई भी पॉपुलेशन कितना ज्यादा क्राउडेड है या कितना ज्यादा स्पार्स पॉपुलेशन है, मींस कि वहां पे कितने कम लोग प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हमें पॉपुलेशन डेंसिटी बताता है। अगर सपोज करो किसी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी वहां पर बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है, वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, तो उस केस में चांसेस क्या है कि वहां से इमिग्रेशन हो जाए, अभी जस्ट हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मुझे पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना हो तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय एरिया या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, यानी कि जितने, जैसे मान लेते हैं कि ये 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है और मान लेते हैं इसके अंदर 10,000 लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं 10,000 लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालेंगे, 10,000 लोग कितने एरिया में रहते हैं, 100 में रहते हैं,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर से काट दें तो इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर लगभग 100 लोग रहते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे पहला है हमारे पास क्रूड डेंसिटी। ठीक है, क्रूड डेंसिटी का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं कि यहां पर क्रूड डेंसिटी का सिंपल मतलब है कि एक एरिया मैंने ले लिया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक 100 किलोमीटर का है या किसी भी एक मान लेते हैं 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। इस 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, इस 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में टोटल कितने लोग रहते हैं, टोटल इंडिविजुअल या यहां पे हमने डियर का एग्जांपल ले रखा है तो टोटल डियर मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर के स्क्वायर के एरिया में टोटल कितने डियर रहते हैं, उसकी जो डेंसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, क्रूड डेंसिटी बोलेंगे। यानी इस 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर टोटल कितने डियर रहते हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, वहां की क्रूड डेंसिटी कहलाएगी। मींस कि टोटल इंडिविजुअल पर टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, क्रूड डेंसिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल टोटल डियर पर स्क्वायर किलोमीटर इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल या स्पेसिफिक डेंसिटी, इसका क्या मतलब है उसको समझते हैं। सपोज करो कि ये हमने अभी एग्जांपल लिया कि ये 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, अब इस 10 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर मान लेते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होगा। जैसे मान लेते हैं इस 10 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर मान लेते हैं 2 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर लेक है, इसके अंदर क्या है, लेक है। तो क्या इस 2 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर भी डियर रहेंगे, तो आंसर है नहीं। सिर्फ और सिर्फ डियर कहां रहेंगे, इस पर्टिकुलर रीजन में रहेंगे, जो ग्रासलैंड वाला रीजन है यहां पर डियर देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर डियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें यहां पे स्पेसिफिक डेंसिटी की, तो स्पेसिफिक डेंसिटी हमें बताता है कि वो स्पेसिफिक एरिया कंसीडर करना है जहां पर एक्चुअल में डियर रहते हैं। क्रूड डेंसिटी में हम एक्चुअल स्पेस को कंसीडर नहीं कर रहे थे, हम टोटल स्पेस को कंसीडर कर रहे थे। हम यहां पर कौन सा स्पेस को कंसीडर करेंगे, जो हैबिटेबल है, जहां पर वो एक्चुअल में रहते हैं। क्योंकि लेक के अंदर क्या होगा कि डियर रहने वाले नहीं है, तो हमें क्या है, इसका स्पेस माइनस करना पड़ेगा। तो अब जैसे मान लेते हैं कि इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में पीछे हमने कितना एग्जाम्पल लिया था, मान लेते हैं कि यहां पर टोटल 1000 डियर है या 100 डियर मान लेते हैं। तो यहां पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 100/10 विच इज 10। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 10 डियर रहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्रूड डेंसिटी हो गई। लेकिन अब वही अगर हम बात करें तो यहां पर ये 2 किलोमीटर वाले स्पेस में तो डियर रहते ही नहीं है, तो यहां पर कितना स्पेस हो गया, 8 किलोमीटर का। तो 8 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया है और इसमें टोटल कितना रहते हैं, 100 डियर रहेंगे। ठीक है, तो जब अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है स्पेसिफिक डेंसिटी के अंदर हम सिर्फ वो एरिया कंसीडर करते हैं जिसमें डियर एक्चुअल में इनहिबिट रहते हैं या डियर वहां पर एक्चुअल में रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है, इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ एक्चुअल हैबिटेबल स्पेस, यानी जो उसका एक्चुअल हैबिटेबल स्पेस होगा वही कंसीडर करेंगे, ध्यान रखना है। सो डियर पर स्क्वायर किलोमीटर ग्रासलैंड एरिया ओनली, यानी क्योंकि वो ग्रासलैंड एरिया में ही रहता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी पता चल जाएगी तो हमें क्या फायदा होने वाला है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें यह पता चल जाएगा कि अगर सपोज करो किसी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या है कि कम स्पेस में ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, या ज्यादा इंडिविजुअल रहते हैं। अब ज्यादा इंडिविजुअल रहेंगे तो वहां पे रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में हमें पता चलता है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी से हमें डिग्री ऑफ कंपटीशन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा हम फूड रिसोर्सेज के बारे में भी पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमें वहां पर डिस्पर्जन पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि डिस्पर्जन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है, रैंडम हो रहा है, क्लम्प्ड हो रहा है, ये पता चल जाएगा। साथ के साथ हमें ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो एनवायरमेंट कितने इंडिविजुअल को अपने अंदर सस्टेन कर सकता है, उसको रख सकता है। ठीक है, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी भी हमें
पता चल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज स्ट्रक्चर। अब ये एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एज डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग एज के कितने लोग प्रेजेंट है। तो इसको अगर हम एक ग्राफिकल फॉर्म में अरेंज करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो हमें बताता है इंडिविजुअल के उन वैल्यूज के बारे में, उन प्रोपोर्शन के बारे में जो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप हो सकता है, रिप्रोडक्टिव हो सकता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, जिसको हम ऑल्दो आने वाले लेक्चर्स के अंदर और डिटेल करेंगे, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो नीचे वाला आप जो ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे जो नीचे वाला स्टेप देख रहे हो बड़ा है, ठीक है। ये किसके लिए है, प्री रिप्रोडक्टिव के लिए। ऊपर वाला क्या है, रिप्रोडक्टिव है, और सबसे ऊपर वाला क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो यहां पर देखो, इस फर्स्ट वाले इस पिरामिड के अंदर जो प्री रिप्रोडक्टिव है उसका जो वैल्यू है ज्यादा है। सेकंड केस में ये क्या है, ये बिल्कुल इन दोनों की जो वैल्यू है सेम सेम है। और सी वाले में क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज की जो ग्रुप की जो वैल्यूज है वो कम है, ठीक है। तो ये जो पिरामिड है ये हमें क्या सजेस्ट करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पॉपुलेशन के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या जब ज्यादा होती है तो ऐसे पॉपुलेशन को हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग टाइप का है, क्योंकि ये जो प्री रिप्रोडक्टिव है ये जाएंगे रिप्रोडक्टिव में, तब जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, यानी हमारे पास वर्क फोर्स ज्यादा है, ठीक है। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी भी कंट्री का अगर ग्राफ कुछ इस तरीके का है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्सपेंडिंग टाइप का है, यहाँ पे चीजें एक्सपेंड हो रही हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर जितना भी प्री रिप्रोडक्टिव है उतना ही रिप्रोडक्टिव है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल कंट्री है या स्टेबल एज ग्रुप है। यहाँ पे ना तो कोई चीज घट रही है ना बढ़ रही है, ऑलमोस्ट स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वैल्यू है ये बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये डिक्लाइनिंग को बताएगा, ये स्टेबल को बताएगा, ये एक्सपेंडिंग को बताएगा। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है या एज स्ट्रक्चर है, इससे क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा, इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो एज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है या जो ये पिरामिड है, ये हमें किसी भी पॉपुलेशन की रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के बारे में बताता है। अगर सपोज करो प्री रिप्रोडक्टिव एजेस के अंदर इंडिविजुअल ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां का रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ज्यादा होगा, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, और उसके अंदर फ्यूचर ग्रोथ भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो कर्व है ये हमें बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, इन सभी चीजों के बारे में ये हमें बता रहा होता है, ठीक है। सो आपको आई थिंक ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज का जो लेक्चर है थोड़ा जरूर लंबा है क्योंकि इसके अंदर हम काफी चीजें कवर कर रहे हैं, लेकिन आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पानी की बोतल लेके जरूर बैठें क्योंकि बीच बीच में हो सकता है अपने आप को डिहाइड्रेट कर लेंगे, हो सकता है बोर भी हो रहे हो, लेकिन पानी पीते रहेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेक्चर के नोट्स की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। अब ये जो एज पिरामिड की बात करें जो अभी हमने बनाया था, इस एज पिरामिड के अंदर आपने देखा था कि हमारे पास 3 टाइप के पिरामिड बनाए थे। अगर सपोज करो कि किसी पिरामिड का जो बेस है, जो नीचे वाला पार्ट था, यानी प्री रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है या प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप था, अगर वो ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के अंदर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अब वो जो बहुत ज्यादा है तो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस तरीके का जो पॉपुलेशन होता है वो एक्सपेंडिंग नेचर का होता है, और यहां पर बर्थ रेट रैपिड ग्रोथ होता है, ये ध्यान रखना है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है या इंडिया बोल सकते हैं वो एक्सपेंडिंग के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर भी एक्सपेंडिंग नेचर का ही एज कर्व देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेबल की बात करें तो स्टेबल में क्या होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, यानी इस यहां पर क्या होगा, बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये जो पॉपुलेशन है हमें यूएसए, यूके या बोल सकते हैं जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर देखने को मिलता है। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जो बेस है यानी प्री रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो इंडिविजुअल है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है
कि बर्थ रेट लो होगा, एजिंग पॉपुलेशन होगी, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे जापान और जर्मनी इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो क्या होता है इसको समझते हैं। सेक्स रेशियो बेसिकली हम मेल टू फीमेल कंपेयर करके निकालते हैं। जैसे मान लो कि 1000 मेल के अंदर टोटल कितने फीमेल्स हैं, वो उसका जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेक्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड इट्स सेक्स रेशियो। और यूजुअली हम कैसे निकालते हैं कि 1000 मेल्स के अंदर टोटल कितनी फीमेल्स हैं, वो उस पर्टिकुलर जगह की क्या कहलाएगी, सेक्स रेशियो कहलाएगी, ठीक है। या बोल सकते हैं मेल टू फीमेल रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। और निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ मेल्स अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स इनटू 1000। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की मदद से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये सेक्स रेशियो से क्या फायदे होते हैं, अगर हमें किसी जगह की सेक्स रेशियो पता है तो हमें क्या फायदा होगा, क्या क्या जानकारियां पता कर सकते हैं, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि ये उस जगह के रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या उस जगह के रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के बारे में हमें बताता है। क्योंकि अगर सपोज करो मेल टू फीमेल रेशियो ज्यादा है तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी ठीक होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मेटिंग बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी के बारे में हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर सपोज करो किसी जगह पे अनबैलेंस सेक्स रेशियो है तो वहां की जो पॉपुलेशन होगी इनस्टेबल होगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितने भी मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो सेक्स रेशियो होता है ऑलमोस्ट 1:1 का होता है, यानी जितने मेल्स होते हैं उतने ही फीमेल्स होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बी, एंट और टर्माइट की बात करें तो ये फीमेल बायस्ड कम्युनिटी होती है, या फीमेल बायस्ड स्ट्रक्चर होगा, यानी यहाँ पे फीमेल ज्यादा होती हैं मेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिस्पर्जल। डिस्पर्जल का मतलब होता है फैलना, ठीक है। किसी चीजों का फैलाव जो होता है दैट इज कॉल्ड योर डिस्पर्जल। तो क्या होता है डिस्पर्जल, समझते हैं। तो डिस्पर्जल एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे स्पेटियल मूवमेंट होता है इंडिविजुअल का विद इन और बिटवीन द पॉपुलेशन। स्पेटियल मूवमेंट का मतलब क्या है, स्पेस के लिए मूवमेंट होता है। स्पेटियल वर्ड का मतलब कहीं पे भी आ जाए तो यहां पर जो मूवमेंट होता है वो स्पेस के लिए होगा, ठीक है। तो ये एक टाइप का स्पेटियल मूवमेंट है जहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का विद इन पॉपुलेशन या बिटवीन पॉपुलेशन मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब इससे होगा क्या कि हमें देखने को मिलेगा कि नए हैबिटेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि जब लोग मूवमेंट करेंगे तो स्पेस के लिए मूवमेंट कर रहे हैं तो नए हैबिटेट्स का फॉर्मेशन होगा। ओवर क्राउडिंग जो है उस प्रोसेस को हम अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि अगर सपोज करो एक ही जगह पे बहुत ज्यादा लोग रहना स्टार्ट करेंगे तो ओवर क्राउडिंग होंगे। तो ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए डिस्पर्जल हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद यहां पर अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स कैसे हो जाएंगे, सबसे पहला है एक्टिव डिस्पर्जल। एक्टिव डिस्पर्जल का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने खुद के एफर्ट की मदद से डिस्पर्जल कर रहा है, जैसे मान लो कि मान लेते हैं कि मैं यहां पर रहता हूं, मुझे लगा यार ये सिचुएशन ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें यहां पर हो रही है, तो मैं सोचता हूं कि चलो एक ऐसी सिटी में चला जाता हूं जहां पर इस तरीके की चीजें नहीं हो रही है, तो ये कैसा होगा, मेरा एक्टिव डिस्पर्जल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन पैसिव डिस्पर्जल का मतलब क्या है कि कोई भी एनवायरमेंटल कॉज हो गया, जैसे मान लेते हैं आंधी तूफान वो आ गया, बाढ़ आ गई, इसके चक्कर में मेरा डिस्पर्जल हो रहा है, तो इस तरीके के डिस्पर्जल को हम क्या बोलेंगे, पैसिव डिस्पर्जल बोलेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने लिख रखा है, मूवमेंट एडेड बाय विंड, वाटर एंड अदर एजेंट्स, ठीक है। उसकी वजह से अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसको कैसा नाम देंगे, पैसिव डिस्पर्जल का नाम देंगे। ये बात आपको याद रखना है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके फायदे क्या है, तो सबसे पहली चीज कि ओवर क्राउडिंग और इन ब्रीडिंग ये क्या करता है, रोकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, कोलोनाइजेशन और जीन फ्लो में भी हेल्प करता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जब भी डिस्पर्जल होता है तो पॉपुलेशन के अंदर किसी भी तरीके का बदलाव आता है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो किसी भी जगह पर, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह की अगर मुझे पॉपुलेशन निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो किसी भी जगह की अगर मुझे पॉपुलेशन निकालनी है तो वहां पर टोटल कितने बर्थ हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल बर्थ कितने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि वहां का जो टोटल बर्थ कितने हैं, बर्थ हो गया, वहां पे कितने लोग बाहर से आ रहे हैं वो, क्योंकि बर्थ और बाहर से आने वाले लोग पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, तो इसलिए B+I कर दिया। माइनस क्या करना पड़ेगा कि वहां पर कितने डेथ हो रहे हैं और कितने लोग उस जगह को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो
तो जब हम इस पर्टिकुलर चीजों को हम निकाल देंगे तब हमें वहां पर क्या पता चलता है कि टोटल उस पॉपुलेशन का अंदर साइज में कितनी बदलाव आया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे या किसी आफ्टर सम टाइम अगर मुझे पॉपुलेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा एक बार देख लेते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मुझे पॉपुलेशन काउंट करना हो तो फॉर्मूला होगा n इज इक्वल टू एन टी प्लस एन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा कि उस पर्टिकुलर जगह पे कितने बर्थ हो रहे हैं, कितने लोग वहां पर आ रहे हैं, माइनस कितने डेथ हो रहे हैं, कितने वहां से इमिग्रेशन हो रहा है, ये तो चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लस वहां पर पहले से कितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट थी। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब जो अगर हम बात करें जो डिस्पर्जल है, डिस्पर्जल से हमें क्या हो पता चलता है उसको समझते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो किसी जगह की बर्थ रेट हाई है और वहां का जो डेथ रेट है वो लो है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात हमें क्या बताता है कि वहां पे पॉपुलेशन में ग्रोथ होगा। ठीक है, अगर किसी जगह का डेथ रेट ज्यादा है और वहां पर जो इमिग्रेशन है वो भी ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन वहां पर डिक्लाइन कर रही है, वहां पे पॉपुलेशन की कमी आ रही है। ठीक है, अगर सपोज करो कहीं पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बैलेंस है, इसका मतलब वो पॉपुलेशन कैसा होगा, स्टेबल पॉपुलेशन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एज एंड सेक्स रेशियो में डायरेक्टली चेंजेस आ रहा है, तो ये क्या है, फ्यूचर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करेगा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिस्पर्सल्स के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें, ये पॉपुलेशन रेगुलेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हमें पता है कि वहां पे डिस्पर्सल किस तरीके से हो रहा है तो वो क्या है, रेगुलेशन में हेल्प करेगा, पॉपुलेशन रेगुलेशन में। उसके अलावा इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को समझने में हेल्प करता है, उसके अलावा कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, और नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडीज में हेल्प करेगा। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। ज्यादा पके नहीं होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज दिक्कत है, लेक्चर में किसी चीज की इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप सजेशन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।